मेरा नाम कामिनी है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव मधुबनी की रहने वाली थी। मेरा बचपन बहुत ही लाड प्यार में बीता था क्योंकि मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। गांव की मिट्टी की खुशबू और खेतों की हरियाली के बीच मैं बड़ी हुई। जब मैं 17 साल की हुई तो मेरे शरीर और रूप रंग में ऐसा निखार आया कि पूरे गांव में मेरी सुंदरता के चर्चे होने लगे थे। मेरी माँ मुझे अक्सर काला टीका लगाती थी ताकि मुझे किसी की नज़र ना लग जाए। मुझे खुद भी आईने में अपने आप को देखना बहुत अच्छा लगता था। मैं घंटों अपने बालों को संवारती और अपनी आंखों में काजल लगाती। मुझे महसूस होता था कि मेरे अंदर जवानी की एक लहर दौड़ रही है जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वो एहसास बहुत मीठा था। उसी साल गर्मियों की छुट्टियों में हमारे पड़ोस के घर में शहर से एक मेहमान आया। उसका नाम सुनील था। सुनील दिल्ली में रहता था और वहाँ किसी कंपनी में काम करता था। वो दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था। लंबा कद, चौड़ा सीना और चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो मैं हैंडपंप पर पानी भर रही थी तो मेरी चुनरी थोड़ी सरक गई और पानी की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थी। तभी सुनील वहां से गुजरा और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो मुझे देखता ही रह गया और मैं भी उसे देखकर अपनी सुध बुध खो बैठी। मेरे दिल में अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई तूफान आ गया हो। उस एक पल ने मेरी जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। वो अक्सर शाम को हमारे घर आता और मेरे पिताजी से बातें करता, लेकिन उसकी नज़रें चोरी छिपे मुझे ही ढूंढती थी। मैं भी बहाने से रसोई में जाती और उसे निहारती रहती। एक दिन दोपहर में जब पूरा गांव सो रहा था, मैं अपने घर की छत पर कपड़े सुखा रही थी। धूप बहुत तेज थी और पसीने से मेरी कुर्ती भीग गई थी। तभी सुनील चुपके से छत पर आ गया। मुझे उसे वहां देखकर घबराहट भी हुई और खुशी भी। उसने धीरे से मेरा नाम पुकारा और मेरे करीब आया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लगा वो सुन लेगा। उसने मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया। उसका स्पर्श इतना गर्म और उत्तेजक था कि मेरे पूरे बदन में बिजली दौड़ गई। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो कामिनी, और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। उस दिन हमने कोई हद पार नहीं की, लेकिन उस एक स्पर्श ने मेरे अंदर की प्यास जगा दी थी। उसके बाद हम रोज छुप छुप कर मिलने लगे, कभी खेतों में तो कभी नदी के किनारे झाड़ियों के पीछे। वो मुझे अपनी बाहों में भर लेता और मेरे साथ खूब प्यार करता। उसके साथ बिताया हर पल मुझे जन्नत जैसा लगता था। एक दिन हम गन्ने के खेत में मिले। वहां कोई नहीं था, चारों तरफ सन्नाटा था। सुनील ने मुझे जोर से अपनी तरफ खींचा और मेरे होठों पर अपने। वो हमारी पहली नज़दीकी थी जिसने मुझे पागल कर दिया था। मुझे लगा कि मैं पिघल रही हूँ। उस दिन उसने मुझे छुआ और मुझे एक औरत होने का एहसास कराया। हम दोनों प्यार की आग में जल रहे थे और हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। हम शादी के सपने देखने लगे थे और कस्में खाने लगे थे कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन हमारी किस्मत में ये खुशी ज़्यादा दिन के लिए नहीं थी। गांव में बातें छिपती नहीं हैं। किसी ने हमें साथ देख लिया और मेरे घर पर खबर कर दी। उस रात मेरे घर में महाभारत छिड़ गया। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटा और गालियाँ दी। उन्होंने कहा कि मैंने उनकी नाक कटवा दी है। सुनील को भी गांव के लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई की।
उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। मुझे लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मुझे एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया और मेरा खाना पानी भी बंद कर दिया गया। मैं रात दिन रोती और सुनील को याद करती। मेरे माता पिता ने मेरी बदनामी के डर से तुरंत मेरी शादी तय कर दी। उन्होंने जिस आदमी को चुना उसका नाम रमेश था और वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था। रमेश पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर भाग गई थी। वह बहुत अमीर था और उसका रसूख था। इसलिए मेरे पिताजी ने सोचा कि पैसे के दम पर मेरी बदनामी ढक जाएगी। जब मुझे पता चला कि मेरी शादी एक शादीशुदा और उम्रदराज आदमी से हो रही है, तो मैंने आत्महत्या करने की सोची। लेकिन तभी मुझे सुनील का संदेश मिला। उसने मेरे पास एक चिट्ठी भिजवाई थी जिसमें लिखा था कि वो मुझे लेने आएगा और हम भागकर शादी करेंगे। उस चिट्ठी ने मुझे जीने की नई उम्मीद दी। शादी से 2 दिन पहले की रात थी। घर में सब थक कर सो रहे थे। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैंने धीरे से अपने कमरे की कुंडी खोली और दबे पांव बाहर निकले। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं घर के पिछवाड़े पहुंची जहां सुनील मेरा इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही मैं दौड़कर उसके गले लग गई। हम दोनों की आंखों में आंसू थे। उसने मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाया और हम अंधेरे को चीरते हुए गांव से दूर निकल गए। हवा मेरे बालों को उड़ा रही थी और मैंने सुनील को कसकर पकड़ रखा था। उसकी पीठ की गर्मी मुझे सुकून दे रही थी। मुझे लगा कि अब हम आज़ाद हैं। हम शहर पहुंचे और वहां एक किराए का कमरा लिया। वो कमरा बहुत छोटा था, लेकिन हमारे प्यार के आगे वो महल था। वहां हमने अपनी दुनिया बसाई। हम पति पत्नी की तरह रहने लगे। वो दिन मेरे जीवन के सबसे हसीन दिन थे। सुनील मुझे बहुत प्यार करता था। हम रात भर जागते और एक दूसरे के प्यार में खोए रहते। वो मुझे अपनी बाहों में जकड़ लेता और हम जिस्मानी और रूहानी तौर पर एक हो जाते। उन रातों की यादें आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती हैं। मुझे लगता था कि यही जिंदगी है और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वक्त ने करवट ली। हमारे पास पैसे खत्म होने लगे। सुनील को नौकरी नहीं मिल रही थी और वो परेशान रहने लगा। एक दिन वो सुबह काम की तलाश में निकला और उसने मुझसे वादा किया कि वो शाम को जल्दी आएगा और हम फिल्म देखने जाएंगे। उसने जाते समय मुझे बहुत प्यार से देखा और मेरे माथे को चूमा। मैं पूरा दिन घर सजाती रही और अपने हाथों पर मेहंदी लगाती रही। शाम हुई, फिर रात हुई, लेकिन सुनील नहीं लौटा। मेरा दिल बैठने लगा। मैंने सोचा शायद ट्रैफिक में फंस गया होगा। मैं रात भर दरवाजे की तरफ देखती रही। अगली सुबह भी वो नहीं आया। मैंने उसके दोस्तों को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास उसका पता नहीं था। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। घर में राशन खत्म हो गया था और मकान मालिक मुझे गंदी नज़रों से देखने लगा था। मुझे समझ आ गया कि मैं अकेली पड़ गई हूँ। मेरे मन में बुरे ख्याल आने लगे कि क्या सुनील के साथ कोई हादसा हो गया या वो मुझे धोखा देकर चला गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़के के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, वो मुझे ऐसे बीच मझधार में छोड़ जाएगा। भूख और डर ने मुझे तोड़ दिया था। मेरे पास अब कोई भी चारा नहीं था सिवाय इसके कि मैं वापस अपने घर जाऊं। मैं जानती थी कि वहां मेरे साथ क्या होगा, लेकिन अनजान शहर में भूखे मरने और अपनी इज्जत लुटवाने से बेहतर मुझे अपने घर की मार लगी। मैं किसी तरह बस में बिना टिकट बैठकर अपने गांव पहुंची।
जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो मेरी हालत भिखारियों जैसी थी। मेरे कपड़े मैले थे और बाल बिखरे हुए थे। माँ ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखते ही सन्न रह गई। अगले ही पल उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मुझे अंदर खींचा और लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया। वो चीख रही थी कि तू अभी तक जिंदा है, तू मर क्यों नहीं गई। मेरे पिताजी और भाई भी आ गए और उन्होंने भी मुझे पीटा। मैं दर्द से तड़प रही थी लेकिन किसी को दया नहीं आई। उसी वक्त उन्होंने रमेश को फ़ोन किया और कहा कि लड़की वापस आ गई है। अगर तुम अब भी शादी करना चाहते हो तो अभी आ जाओ। रमेश मान गया क्योंकि उसे तो बस एक जवान औरत चाहिए थी, चाहे वो कैसी भी हो। उसी रात मुझे जबरदस्ती नहलाया गया। मेरे शरीर पर चोट के निशान थे जिन्हें छुपाने के लिए मुझे भारी जेवर पहनाए गए। मुझे लाल जोड़े में सजाया गया जो मुझे कफन जैसा लग रहा था। रमेश बारात लेकर आया। वो शराब के नशे में था और उसकी आंखें लाल थी। वो मुझे ऊपर से नीचे तक गंदी नज़रों से देख रहा था, जैसे कोई कसाई बकरे को देखता है। मुझे मंडप में बिठाया गया। उसने मेरे हाथ को इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी चूड़ियां टूट गई। पंडित ने मंत्र पढ़े और मेरी शादी उस शैतान से करवा दी गई। विदाई के समय माँ ने मेरे कान में कहा कि अगर तूने अब भागने की कोशिश की तो हम तुझे जहर देकर मार देंगे। मैं बेजान गुड़िया की तरह गाड़ी में बैठ गई। रमेश मुझे लेकर रेलवे स्टेशन आया। हमें हनीमून के नाम पर शिमला जाना था, जिसके लिए हमें दिल्ली तक ट्रेन से जाना था। उसने फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लिया था। हम कूपे में दाखिल हुए। वहाँ हम दोनों अकेले थे। ट्रेन चल पड़ी और बाहर अंधेरा छाने लगा। रमेश ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और पर्दे गिरा दिए। मेरा दिल डर के मारे कांपने लगा। वो अपनी सीट पर बैठ गया और बोतल खोलकर शराब पीने लगा। वो एक घूंट पीता और फिर मुस्कुराते हुए मुझे घूरता। उसकी नज़रें मेरे शरीर के उन हिस्सों पर थी जहां देखना किसी भी औरत को असहज कर देता है। कुछ देर के बाद जब नशा उस पर चढ़ गया तो उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत सुंदर हो कामिनी, लेकिन ये भारी साड़ी और गहने मुझे पसंद नहीं हैं। उसने आदेश देते हुए कहा कि जाओ और ये कपड़े बदलकर कुछ हल्का और पारदर्शी पहन लो जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। उसने अपने बैग में से एक बहुत ही छोटी और पतली सी नाइटी निकाली और मेरी तरफ फेंक दी। उसे देखकर उसे देखकर ही मुझे शर्म आ गई। वो कपड़ा इतना पारदर्शी था कि उसमें से सब कुछ दिखता। मैं सन्न रह गई कि ट्रेन में सफ़र के दौरान वो मुझसे ऐसी मांग कर रहा है। मैंने डरते हुए मना कर दिया। मैंने कहा कि मुझे ठंड लग रही है और मैं साड़ी में ही ठीक हूँ। मेरा मना करना उसे नागवार गुजरा। वो अपनी सीट से उठा और लड़खड़ाते हुए मेरे पास आया। उसने मेरा चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया और अपनी बदबूदार सांसें मेरे मुंह पर छोड़ते हुए कहा कि मैंने तुझे खरीदा है और अब तू मेरी गुलाम है। जो मैं कहूँगा वो तुझे करना पड़ेगा। उसने मेरा पल्लू खींचा और कहा कि अगर तू खुद नहीं बदलेगी तो ये काम मुझे करना होगा। मैं रोने लगी और उसके हाथ पैर जोड़ने लगी कि प्लीज़ ऐसा मत करो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन उस पर हवस सवार था। वो ज़बरदस्ती करने लगा। मैं किसी तरह उसके चंगुल से छूट कर बाथरूम की तरफ भागी और अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो बाहर से दरवाज़ा पीट रहा था और गालियां दे रहा था। वो कह रहा था कि कब तक अंदर रहेगी, बाहर तो आना ही पड़ेगा और तब मैं तुझे बताऊंगा कि पति की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। मैं बाथरूम के फर्श पर बैठकर कांप रही थी। ट्रेन की रफ्तार तेज थी और मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मुझे
सुनील की याद आ रही थी कि काश वो यहाँ होता तो मुझे इस जानवर से बचा लेता। करीब 1 घंटे तक वो दरवाज़ा पीटता रहा, फिर थक कर शायद सो गया या शांत हो गया। जब बाहर से आवाज़ें आनी बंद हो गई तो मैंने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन मुझे पता था कि ये राहत ज़्यादा देर की नहीं है। मुझे कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही होगा। काफ़ी देर के बाद जब मुझे लगा कि वो सो गया होगा तो मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। कूपे में हल्की सी रोशनी थी। रमेश अपनी सीट पर लेटा हुआ था और खर्राटे ले रहा था। शराब की खाली बोतल फर्श पर लुढ़क रही थी। मैं चुपचाप अपनी सीट के कोने में दुबक कर बैठ गई। मेरी आंखों से नींद गायब थी। मैं बस खिड़की के बाहर के अंधेरे को देख रही थी और अपनी किस्मत पर रो रही थी। तभी अचानक ट्रेन को झटका लगा और रमेश की आंख खुल गई। उसने मुझे सामने बैठा देखा और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो उठा और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं चीखना चाहती थी लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली। उसने आकर मेरे बगल में जगह बना ली और अपना बारी हाथ मेरी पर रख दिया। मैंने उसका हाथ हटाने की कोशिश की तो उसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और मेरे बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। उसने मुझे सीट पर गिरा दिया और मेरे ऊपर झुक गया। वो कह रहा था कि अब ट्रेन का सफ़र बहुत लंबा है और हमारे पास पूरी रात है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं छटपटा रही थी लेकिन उसकी ताकत के आगे मैं बेबस थी। तभी भगवान का चमत्कार हुआ या मेरी किस्मत जागी। कूपे के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बाहर से टीटी आवाज लगा रहा था टिकट चेक करने के लिए। रमेश एकदम से सहम गया और मुझसे दूर हो गया। उसने मुझे इशारा किया कि मैं अपने कपड़े ठीक कर लूं और चुप रहूं। उसने दरवाज़ा खोला। टीटी ने टिकट देखा और कुछ सवाल पूछे। उस दौरान मैं सर झुकाकर बैठी रही। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे माँ की धमकी याद थी। टीटी के जाने के बाद रमेश ने फिर से दरवाज़ा बंद किया लेकिन अब उसका मूड थोड़ा खराब हो चुका था। उसने मुझे घूर कर देखा और कहा कि अभी तो बच गई, लेकिन मंजिल तक पहुंचते पहुंचते मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। वो वापस अपनी सीट पर लेट गया और मुझे सोने का हुक्म दिया। मैं पूरी रात जागती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि ये सफ़र जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी मेरी नर्क जैसी जिंदगी की, जो इस शादीशुदा आदमी के साथ शुरू हो चुकी थी और जिसका कोई अंत मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रेन अपनी गति से दौड़ रही थी और मैं अपनी बदनसीबी के सफ़र पर आगे बढ़ रही थी। ट्रेन शिमला पहुंची। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। रमेश मुझे अपने बड़े घर में ले गया। घर बहुत बड़ा था लेकिन मुझे डरावना लग रहा था। पहले ही दिन से उसने साफ कह दिया कि ये घर ही अब मेरी दुनिया है। बाहर जाना मना, किसी से बात भी करना मना। मैं दिन भर कमरे में बंद रहती थी। खाना समय पर मिलता था लेकिन इज्जत कभी नहीं मिली। वह रोज शराब पीकर घर आता, कभी चिल्लाता, कभी धमकाता, कभी चुपचाप घूरता। धीरे धीरे मेरी सेहत बिगड़ने लगी। मैं कमज़ोर हो गई। मेरा चेहरा सूख गया। मुझे नींद नहीं आती थी। घर में काम करने वाली सावित्री मुझे देखती रहती थी। एक दिन उसने पूछा कि क्या आपकी तबीयत ठीक है? मेरी आंखों से आंसू निकल गए। पहली बार मैंने किसी को अपना सच बताया। उसने ध्यान से सुना। उसने कहा, डरना मत। कुछ दिनों के बाद उसने मौका देकर मुझे फ़ोन दिया। मैं बहुत घबराई हुई थी लेकिन उसने नंबर मिलाया। मेरी महिला सहायता केंद्र से बात हुई। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और कहा, हम मदद करेंगे।
कुछ दिन के बाद रमेश बाहर गया, तभी पुलिस आई। मैं कांप रही थी। रमेश गुस्से में चिल्लाया, लेकिन पुलिस ने उसे रोक लिया। मुझसे बात की, मुझसे पूछा। मैंने सब कुछ बता दिया। उस दिन पहली बार मुझे हल्का महसूस हुआ। मुझे शेल्टर होम ले जाया गया। वहाँ बहुत सी और भी औरतें थीं। सबकी कहानी अलग थी। शुरू में मैं किसी से बात नहीं करती थी, बस चुपचाप रहती। लेकिन समय के साथ मैं खुलने लगी। मैंने सिलाई सीखी, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। मुझे लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। पुलिस की तरफ से कोर्ट का मामला चला। अदालत ने रमेश को सजा सुनाई। मुझे अब जाकर सुरक्षा मिली। अब मैंने गांव वापस जाने का फैसला नहीं किया, क्योंकि वहाँ दर्द ज़्यादा था। अब मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ, एक सिलाई सेंटर में काम करती हूँ, खुद का खर्च खुद चलाती हूँ। अब मैं डरती नहीं, अब मैं खुद को समझती हूँ। अब जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ और सोचती हूँ कि मैं अब कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कामिनी हूँ और मैं जिंदा हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।